वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 16 दिसंबर सकूतर ढाका की याद में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने इससे क्या सीखा और क्या कोई बेहतरी आई है हमारे सोच के अंदर, हमारी सियासी क़यादत की सोच के अंदर, इस पर हम आज बात कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है चीफ एडिटर रोजनामा पाकिस्तान और मुमताज़ तजिया निगार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब, ये फरमाइएगा कि आज जब 16 दिसंबर सकूतर ढाका की हम याद बना रहे हैं, तो आप जब इन तारीख के अदवार को देखते हैं और आप उन हकाइक के ऐनी शाहिद भी हैं, रावी भी हैं, तो क्या देखते हैं हमारी क़यादत ने उससे कुछ सीखा है या मजीद हम दूर जा रहे हैं और मजीद तलखियां और मजीद जो तलख हकाइक है हमारे सामने आ रहे हैं? देखिए, जो गुज़श्ता 30-32 साल हैं जी, उनमें हम कई नशेब फराज से गुजरे हैं जी। और जिस वक्त सकूतर ढाका हुआ जी, उसके बाद ख्याल था कि अब यहाँ कभी फौज की हुक्मरानी नहीं होगी और सियासतदान एक दूसरे के साथ अमन चैन के साथ रहेंगे। सही। लेकिन ये जो आरजू थी पूरी नहीं हुई। जुल्फकार अली भुट्टो साहब मरहूम का जो अहद इक़्तिदार था जी, उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान शदीद महाजराई हुई और ज़ियाउल हक का माशाल्लाह कौम को नसीब हुआ जो 10-11 साल तक रहा। जी। उसके बाद फिर आपने देखा कि जमहूरियत बहाल हुई और हुकूमतें कायम हुई सियासी गैर, और वो बदलती रही और फिर यहाँ तक के परवेज मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार संभाल लिया। सही। और वो भी करीबन 10 साल जो है वो इक़्तिदार पर काबिज रहे, 10-11 साल। जी हाँ। तो इस लिहाज से तो हम ये कहेंगे कि कई अरसा ऐसा गुजरा है हमारी तारीख में जबकि यूं मालूम हुआ कि हमने सकूत ढाका से कोई सबक नहीं सीखा। सही। लेकिन अब जो सूरत हाल हमारे सामने है उसमें सियासी रहनुमा एक दूसरे के लिए निस्बतन ज्यादा एकोमोडेटिंग है और इस वक्त मुल्क में एक उस तरह की महाजराई देखने में नहीं आ रही जो तारीख के मुख्तलिफ हिस्सों में हम देख चुके हैं। जी। फिर जो दस्तूर पर कोई झगड़ा मुल्क में मौजूद नहीं है और एक दफा फिर 1973 का दस्तूर अपनी असल शक्ल में बहाल हुआ है, बल्कि उसमें मजीद तरामीम करके उसमें सूबों के जो मुतालबात थे उनको एकोमोडेट किया गया है। Exactly. तो इस लिहाज से एक बदली हुई फजा है इस वक्त हमारे मुल्क में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये फजा कब तक कायम रहेगी और हमारी हुकूमत जो है वो कब तक ये इस तरह से चलती रहेगी और कब तक हमारा सिस्टम जो है लोगों के दरमियान और उसके दरमियान फासले सिमटेंगे। सही। अच्छा शामी साहब, जब हम आज का दिन मनाते हैं तो जाहिर है उस हादसे की कुछ वजूहात भी तलाश करने की कोशिश करते हैं। जब ये आखिरी वक्त था तो 3 किरदार जाहिर है पाकिस्तान के मंजरनामे पर बड़े वाज़ेह थे। आप जब उन तीनों किरदारों को सामने लाते हैं तो आपके ख्याल में कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार था इसका, या आप तीनों को एक जैसा मुजरिम समझते हैं? देखें, बात यह है कि बुनियादी तौर पर तो जिम्मेदारी उन लोगों की थी जो उस वक्त हुक्मरान थे। सही। और फौज ने इख्तिदार संभाला हुआ था। ठीक। और उसकी जो लीडरशिप थी वो उसके पास वो दूरअंदेशी नहीं थी कि वो हालात को देख सकती और मुस्तकबिल को दूर तक उस पर नजर रखती। उसने जिस तरीके से दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात कराए और उसके बाद जिस तरीके से इकदामात किए उससे तसादुम हुआ और वो तसादुम ऐसा था जिसे अगर रोका जाता तो वो दिन हमें देखना ना पड़ता जो कि देखना पड़ा। सही। फिर आप ये देखें कि जो हमारे सियासी लीडर थे उस वक्त जी, क्योंकि वो इख्तिदार से बाहर थे जी, और वो जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहे थे। सही। शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फकार अली भुट्टो जी, दोनों मुतसादम हुए एक दूसरे से। सही। जुल्फकार अली भुट्टो मुजीबुर रहमान की अक्सरियत तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। ठीक। और मुजीबुर रहमान जो है वो मुल्क का इख्तिदार संभालने पर तैयार नजर नहीं आते थे। उनका अपना एजेंडा था, उनका अपना एजेंडा था। दुरुस्त। दोनों जो है वो एक दूसरे से इस तरह लड़े कि फिर फौज की कार्रवाई हुई और फौजी कार्रवाई के बाद जवाब मिला इंडिया को मदाखलत का। सही। और फिर आपने देखा कि इंडिया ने शिकस्त दी हमें फौजी और बांग्लादेश कायम हो गया। तो ये एक बड़ी तवील कहानी है। जी हाँ। लेकिन अगर हम ये कहें कि फौजी इख्तिदार जो है अगर वो ना होता सही। और मामलात सियासतदानों के हाथ में होते तो शायद ये वो मकरूह दिन जो है वो हमारी तारीख में इस तरह नमूदार ना होता
जिस तरह का हुआ है। शामी साहब, एक और इसका अलमिया यह भी है कि जब इस तरह दो मुल्क सेपरेट होते हैं तो कोई ना कोई वापसी का एक छोटा सा दरवाजा भी खुला रखते हैं और कोशिशें किसी ना किसी हद तक जारी रहती हैं। दुनिया की तारीख में ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। हमने वो रास्ता भी बंद कर दिया, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, असल में हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने ये बात नहीं समझी कि इख्तिदार जो है वो आनी जानी चीज है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए आप हर शय को दांव पर लगा दें। सही। और नतीजे में उनका टकराव बहुत शदीद हुआ। अगर जुल्फकार अली भुट्टो ये ऐलान करते कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा और इख्तिदार शेख मुजीबुर रहमान के सुपुर्द कर दिया जाए तो शेख मुजीब के जो भी एजेंडा हो और उनके जो भी अज़ाइम हो उनके रास्ते में एक बड़ी दीवार चीन खड़ी हो जाती। सही। और अगर शेख मुजीबुर रहमान ये चाहते कि उन्हें एक पाकिस्तान का इख्तिदार संभालना है जी, तो फिर उनके तेवर भी मुख्तलिफ होते। ऐसे वक्त में जबकि कौमी असम्बली में मशरकी पाकिस्तान को अक्सरियती वोट हासिल हो चुके थे और उसकी अक्सरियत थी, आबादी की बुनियाद पर वो असम्बली अपने वजूद रखती थी। जी हाँ। तो उस वक्त उन्होंने जब ये इख्तिदार संभालने के लिए दबाव नहीं डाला बल्कि मुल्क को दांव पर लगा दिया, तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों जानिब नीयत जो थी वो अच्छी नहीं थी। और फिर जाहिया खान जो थे वो अपने दांव पर थे, सदारत उन्हें बहुत अजीज थी और उन्होंने ऐसे इक़दाम किए जिससे फौज और लोगों के दरमियान टकराव हुआ और ये मुल्क जो है दो टुकड़े हो गया। सही। जहां से भी आप शुरू करेंगे जी इस वाकये का जायजा लेना, आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि फौजी इख्तिदार जो है उसका रोल बुनियादी था और बाकी इंडिया का रोल और सियासतदानों का रोल ये भी अपनी जगह बड़ी अहमियत रखते हैं, लेकिन इनकी हैसियत सानवी हो जाती है क्योंकि अगर फौजी क़यादत ज़ीरक होती, मामलात को समझती, हालात का रुख पहचानती तो कभी भी मामलात वहां तक ना पहुंचने देती जहां तक के वो पहुंचे। बिल्कुल सही। शामी साहब, ये जो हमीदुर रहमान कमीशन की हमने कोशिश की लेकिन उसका नतीजा मुशर्रफ साहब के दौर में उसकी रिपोर्ट जारी की गई। आप समझते जो इतना हमने डिले किया वो भी एक मुजरिमाना एफर्ट है कि एक तवील अरसे तक हमने इस साने की वजूहात ही तलाश नहीं की? देखिए, जब भुट्टो साहब ने इख्तिदार संभाला जी पाकिस्तान का तो उसमें उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान जो है वो यहाँ कैद में थे जी। उन्होंने उनको रिहा किया और लंदन पहुंचा दिया। एग्जैक्टली। और फौज के खिलाफ, फौजी क़यादत के खिलाफ वो कार्रवाई इसलिए न कर सके कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जिनकी राय में खुद भुट्टो साहब जो है वो भी इस सारे हादसे में मुलव्वस थे, वो भी फौजी कार्रवाई की हमायत कर चुके थे। सही। और वो भी अक्सरियत को तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। तो ये जो एक गिल्ट था उनके अंदर, उसने उन्हें फौजी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई से रोका। सही। और हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं छपी। अगर वो रिपोर्ट छपती और वो कार्रवाई होती फौजी क़यादत के खिलाफ तो यकीनन भुट्टो साहब भी उसकी लपेट में आ जाते। तो फिर उसकी वजह से एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। सही। और इतना बड़ा सानिया जो है उसको हमने नजरअंदाज कर दिया। शामी साहब, अगर हम 1 मिनट के लिए आइडियलिज्म में चले जाएं और अज्यूम करें कि दोनों मुल्क इकट्ठे होते आज के हालात में 63 साल बाद, तो इस खित्ते की सूरत हाल कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर दोनों मुल्क इकट्ठे होते तो आज आप देखिए कि बांग्लादेश जो है वो भी एक तरक्की के रास्ते पर गामजन है, अगरचे कि उसकी इस वक्त जो समाजी हालत है और जो उसकी मुआशरती हालत है वो इस पाकिस्तान से बहुत पीछे है जी। लेकिन आप देखिए उसने अपनी आबादी को कंट्रोल किया है। आज बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है, हमारी 18 करोड़ है। सही। तो जो उनकी अक्सरियत थी वो अब अकलियत में बदल चुकी है मगरबी पाकिस्तान के मुकाबले में। सही। और इसके साथ ही साथ समाजी सतह पे उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। अगर दोनों ये मुल्क इकट्ठे होते तो यकीनन उनका वकार भी ज्यादा होता और उनका दबाव भी जनूबी एशिया में ज्यादा होता और वो भारत के मुकाबले में एक ज्यादा मौसर ताकत होते और ज्यादा बेहतर तरीके से दुनिया में अपना किरदार अदा कर रहे होते। बहुत शुक्रिया शामी साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर राब्ता होगा।
जी नाज़रीन, सीनियर तजिया निगार कॉलम निगार जनाब मुजीबुर रहमान शामी हमारे से टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। चीफ एडिटर रोजनामा पाकिस्तान हैं, तारीख का बहुत गहरा मुतालिया भी रखते हैं। उन्होंने भी यही कहा है, जो मुख्तलिफ वजूहात की तरफ निशानदेही की है, कि असल जिम्मेदारी तो फौजी क़यादत पर आयद होती है। और वाकई नाज़रीन, जो दुनिया के तमाम मौरिख हैं जिन्होंने 71 के ऊपर सकूत ढाका के ऊपर किताबें लिखी हैं, वो भी इस बात को दुरुस्त मानते हैं कि जो भी शख्स इक़्तिदार में था, चाहे वो याह्या खान था या उस वक्त ज़ियाउल हक होता, परवेज़ मुशर्रफ होते, जो भी शख्स था उसकी वजह से असल में ये सानिया और हादसा हुआ। और याह्या खान के हवाले से नाज़रीन, उसके ज़ाती किरदार के हवाले से तो आपने भी कई किस्से सुने होंगे, किताबों में ही पढ़ा होगा। ये कितनी अफसोसनाक बात है कि एक मुल्क में इतना बड़ा हादसा हो रहा था और उस शख्स को बिल्कुल परवाह ही नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा मुजरिम तो याह्या खान ही है। बाकी जहाँ तक सियासी क़यादत की बात की जाती है, उन दोनों को एक ही कटहरे में खड़ा किया जा सकता है। शेख मुजीबुर रहमान भी अपनी ज़िद पर कायम रहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी उस ऑपरेशन को सपोर्ट किया और कहा कि वो टांगे तोड़ देंगे जो मशरक़ी पाकिस्तान गया। यकीनन आपस में मुल्क के अंदर जब लोगों से बात की जाती है तो इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जाती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज 40 साल बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा। आज बलूचिस्तान के लोगों को, अकबर बुख्ती को हम यही धमकी देते हैं कि हम तुम्हें ऐसी जगह से हमला करेंगे जहाँ का तुम सोच भी नहीं सकते। वज़ीरिस्तान में हम अपने ही लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। अब कोयटा में अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है कि वहाँ पर हम हमले करें, ड्रोन कार्रवाइयों की इजाज़त दें। यही अफसोसनाक अलमिया है जिस पर हम आज बात करें। हमने इतने सालों में क्यों कुछ नहीं सीखा, किस तरह दोबारा करीब लाया जा सकता है इन दोनों मुल्कों को जो इस खित्ते की एक रीजनल पावर बन सकते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक के साथ मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे अल्ताफ हसन कुरैशी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी ऐनी शाहिद और रावी हैं तमाम वाक़ियात हैं, उनसे बात करेंगे। देखते रहिए व्यू पॉइंट।